आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। चलिए हम अपनी जीके की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं स्टैटिक जीके। आपने महात्मा गांधी पे 2 वीडियोस देखे होंगे, अगर ना देखे हों तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ देखें, जिससे आपको गांधी जी के एक एक टॉपिक्स, एक एक फैक्ट्स हम क्लियर हो अच्छे से। तो फिर आज हमने कहाँ पे ख़त्म किया था? दांडी मार्च पे। दांडी मार्च आपने देखा कि 1930 में हुआ था। गांधी जी 78 लोगों को लेके चलते हैं, कहाँ से? अपने आश्रम साबरमती से नौसारी तक, और 240 किमी तक चलते हैं और हज़ारों लोग उनके साथ हो लेते हैं। फिर उसके आगे हम देखते हैं अब सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो फिर उम्मीद करती हूँ कि आपने इतना देखा होगा, आपको मज़ा आया होगा, याद भी आया होगा, और याद ना हुआ हो तो प्लीज़ उसे 2-4 बार देखिए। इसमें हम ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट दोनों यूज कर रहे हैं ताकि आपको डेट्स याद रहे, कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि 1924 में गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं। कांग्रेस अधिवेशन की केवल उन्होंने एक बार अध्यक्षता की थी 1924 में बेलगांव में। इसे हम कैसे याद करें डेट? देखिए, वैसे कांग्रेस अधिवेशन और स्वतंत्रता आंदोलन ये सब बहुत विस्तृत है, लेकिन अभी हम केवल गांधी जी पर फोकस कर रहे हैं। इन सब पर भी हम बताएंगे इत्मीनान से, दूसरे जब हम अधिवेशन के बारे में बात करेंगे तब। तो 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रथम बार अधिवेशन, प्रथम और अंतिम, पहला और अंतिम उनका यही था। तो इसका डेट हम कैसे याद करें? हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि गांधी जी 1924 में 24 घंटे खड़े थे, क्योंकि अध्यक्षता कर रहे थे। अब किसी चीज़ का आप जिम्मेदारी जब लेते हो तो आप बैठ सकते हो क्या? तो आपको 24 घंटे खड़े ही रहना पड़ता है कि ये देखो देखो। तो उसी तरीके से हम याद कर सकते हैं कि गांधी जी 1924 में 24 घंटे खड़े होकर कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, और ये कहाँ पर हुआ था? बेलगांव में। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसके पहले हम इसकी कुछ पृष्ठभूमि जान लेते हैं। तो हुआ क्या था कि साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में, और 1928 में भारत आता है। अब साइमन कमीशन के बारे में आपको मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगी। तो साइमन कमीशन, इसका डेट हम कैसे याद रखें? साइमन कमीशन, स से साइमन, स से 27। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि साइमन का गठन कब हुआ था? 1927 में। और भारत में कब आता है? 1928 में। अब साइमन आया 28, हम इसे भी याद रख सकते हैं कि भारत में कब आया? 1928 में आता है। तो जिसका विरोध भारतीयों ने खूब जमकर किया, और 1927 में जब भारतीयों ने इसका विरोध किया तो 1927 में बर्किनहेड ने भारतीयों को चैलेंज किया कि अपना संविधान बनाकर दिखाएं। तो इसमें नेहरू रिपोर्ट बनती है। इसे कौन बनाते हैं? मोतीलाल नेहरू, जिसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं रहते हैं। तो इसमें उन्होंने कई मांगे की, जिसमें एक मांग थी डोमिनियन स्टेट की मांग की, लेकिन वो ब्रिटिश की तरफ से नहीं माना जाता। तो फिर 1930 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। कहाँ पर होता है? लाहौर में, जिसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। 1930 और कहाँ पे होता है? लाहौर में। और आप देख रहे हैं उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो आप देखिए लाहौर और जवाहर, कैसे हम जगह और अध्यक्ष याद रखें? जवाहर और लाहौर, दोनों के लास्ट में र है। अब यहाँ पे क्या मांग होती है? पूर्ण स्वराज की मांग होती है। और पूर्ण स्वराज की जब अधिवेशन होता है, यहाँ पूर्ण स्वराज की मांग होती है। और 26 जनवरी 1930 को, तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन में। और यहीं से गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की कांग्रेस की तरफ से अनुमति दी गई। और बहुत सी मांगे थी, जिससे मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट की मांग तो की, इसके साथ उन्होंने बहुत सी मांगे की थी जिससे कांग्रेसी संतुष्ट नहीं थे। तो उसके बाद जब लाहौर अधिवेशन हुआ, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की कि अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो फिर गांधी जी ने भी 1930 में 11 सूत्री मांगे रखी, और इसका उल्लेख उन्होंने 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया में किया
यंग इंडिया उनकी पत्रिका थी। अब 30 जनवरी आप देख रहे हैं कि गांधी जी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। क्यों? क्योंकि 30 जनवरी को ही गांधी जी को गोली मारी गई थी। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि 30 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में इसका उल्लेख किया था, 11 सूत्री मांगों का। और इसके बाद गांधी जी ने बाद में मार्च 1930 में गांधी ने इन डिमांड्स को एक लेटर के माध्यम से, एक लेटर में लिखा अपनी सारी मांगों को और इरविन के पास भेजा, लेकिन इरविन ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो इनकी मांगें क्या थी उसे हम जान लेते हैं। गांधी जी अपनी इन मांगों से ना भारतीय जनता के समस्त वर्ग को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो उनकी पहली मांग थी कि रुपया स्टर्लिंग अनुपात कम किया जाए। अब स्टर्लिंग क्या होता है? जैसे आज आप डॉलर देखते हो, ऐसे ही स्टर्लिंग था। उन्होंने कहा कि स्टर्लिंग का दाम ज़्यादा है, रुपया का कम, तो जिससे रुपया में गिरावट आ रही है। तो उन्होंने कहा दोनों का कम ज़्यादा ना हो, कम से कम इक्वलिटी हो, तो उससे क्या होगा, रुपया की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा रुपया स्टर्लिंग का अनुपात कम किया जाए। और दूसरा उन्होंने कहा भारतीय जहाज उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए। और तीसरा उन्होंने कहा कि भारतीय कॉटन को संरक्षण दिया जाए, मतलब जो सूती व्यापार है कपड़ों का, उसको भी संरक्षण प्रदान किया जाए। अब आप देख रहे हो कि इन 3 मांगों से गांधी जी ने व्यापारिक वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया। जो इनकी 3 मांगें थी, इसमें व्यापारिक वर्ग जुड़े उनके साथ। और फिर नेक्स्ट क्या था? चौथा था कि भू राजस्व में 50% की कटौती की जाए। भू राजस्व में जब 50% की कटौती की मांग करते हैं तो किसानों को अपने साथ जोड़ लिए। और फिर उच्च सेवाओं के वेतन में उन्होंने कटौती की मांग की। छठवां, उन्होंने सैन्य खर्चों में कटौती की मांग की। जो ब्रिटिश अपने सैन्य के ऊपर खर्च करती थी उसमें उन्होंने कहा कटौती करनी चाहिए। 7वां, उन्होंने भारतीयों को उनकी सुरक्षा के लिए हथियार देने की बात कही कि भारतीयों को उनकी सुरक्षा के लिए, अब कोई अंग्रेज आया किसी को मार दिया, उनके पास कुछ है ही नहीं, तो उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें हथियार रखने की मांग की। 8वां, उन्होंने कहा कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई किया जाए। जो हिंसा की है उन्हें रखो आप, लेकिन राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए। और 9वां, उन्होंने कहा नमक कर समाप्त किया जाए और उपयोग के लिए नमक बनाने का आदेश किया जाए। अब आप सोचिए, नमक जैसे बेसिक पॉइंट को उन्होंने टच किया, उससे क्या हुआ, हर घर में नमक की ज़रूरत होती है। और महिला से लेके सामान्य वर्ग से लेके, चाहे आप धनी हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, सबको नमक की आवश्यकता थी। तो नमक एक ऐसा था जिससे सरकार को 15% रेवेन्यू मिलता था। तो उस पे उन्होंने आघात किया और सभी को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। और 10वां, उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के सामने जो उनकी दुकानें होती हैं उनके सामने भारतीयों को धरना प्रदर्शन का अधिकार दिया जाए। और 11वां, उन्होंने कहा कि सीआईडी में सुधार किया जाए। तो गांधी जी ने अपनी मांगों में सभी वर्गों को जोड़ा। हाँ, तो सभी वर्गों को जोड़ के उन्होंने कोशिश किया। उसके बाद उन्होंने सबसे कहा भाई कि हमने आपके लिए मांगे रखी, प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज नहीं माने, जिससे सभी वर्ग उनके साथ हो लिए। तो जो गांधी जी की 11 मांगे थीं, इसे अंग्रेजों ने नहीं माना। तो ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 1930 अब शुरू होता है। ये तो केवल पृष्ठभूमि थी। अब गांधी ने नमक को केंद्र बिंदु क्यों बनाया? क्योंकि नमक सरकार बनाती थी। गांधी ने नमक से टैक्स हटाने की मांग रखी थी। नमक सभी वर्गों के लिए अहम था। अभी मैंने कहा कि नमक सभी वर्गों के लिए अहम था। नमक को ही इसीलिए आधार बनाया और गांधी जी ने इसी नमक को केंद्र बिंदु बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो आपने देखा कि दांडी यात्रा करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका है। दांडी यात्रा को वाइट फ्लोइंग रिवर भी कहते हैं। ठीक, अगर वाइट फ्लोइंग रिवर किसे कहते हैं क्वेश्चन आए तो उनके दांडी यात्रा को ही कहते हैं। अब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं 1930 में। तो हम 1930 कैसे याद रखें? अब गांधी जी विनय करते हैं, विनय पूर्वक रहते हैं। विनय समझ लो कि कोई उनका शिष्य है, वो 30 वर्ष का था, वो आंदोलन कर रहा, बस एक को रिलेट करने के लिए डेट। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 1930 में। इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ? प्रसार इसका हुआ पश्चिमोत्तर भारत में। पश्चिमोत्तर भारत मतलब आप पाकिस्तान के पास पहुँच जाइए। वहाँ पे इसका नेतृत्व किया खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, क्योंकि वो गांधी के ही पदचिन्हों पर, उनकी ही नीतियों पर चलते थे। और आपने देखा कि ये जो अब खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इन्हें लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था, जिसे रेड शर्ट मूवमेंट भी कहते थे। और ये गांधी जी के ही पदचिन्हों पे चलते थे, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी कहा गया। और अच्छा, सविनय जब अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, उसमें पत्रकार कौन थे?
उस समय विदेशी अमेरिकी पत्रकार थे जिनका नाम था वेब मिलर। अब इनका नाम हम कैसे याद रखें? अब वेब मिलर का नाम हम देखिए, अभी आप जितने आंदोलन देखेंगे ना उसमें अलग अलग पत्रकार रहते हैं और मिलान में पूछ देते हैं कि कौन सा पत्रकार किस आंदोलन से जुड़े थे। तो वेब मिलर कैसे हम याद रखें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से थे? उनको हम इस तरीके से याद रखेंगे कि मिलेंगे लेकिन विनयपूर्वक, कोई हिंसा नहीं, हम मिलेंगे, मिलेंगे से मिलर। तो वेब मिलर थे विदेशी पत्रकार जिन्होंने ये पूरा घटनाक्रम लिखा था। और पूर्वोत्तर भारत में इसका नेतृत्व किया था यदुनाथ सरकार, उनकी बहन कौंडिन्याहु ने। अच्छा, कौंडिन्याहु की भी कहानी अजब है। 13 वर्ष की लड़की, 13 वर्ष की बच्ची थी जो खेलने की उम्र होती है। उस समय उसने स्वतंत्रता सेनानियों का पथ प्रदर्शन किया और सबसे आगे थी इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और उन्होंने ब्रिटिश का जमकर विरोध किया। उसके बाद इन्हें जेल में डाल दिया जाता है, उनकी बहन कौंडिन्याहु को। सब छूट जाते हैं लेकिन कौंडिन्याहु को नहीं छोड़ा जाता। तो जब इन्हें छोड़ा कब जाता है? जब जवाहरलाल प्रधानमंत्री बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तब इन्हें छुड़ाते हैं, उन्हें रानी की उपाधि देते हैं। अब बिहार के बेगूसराय से कर न देने का आंदोलन चलाया जाता है। अब मध्य प्रदेश के छतरपुर से डाकू मंगल सिंह ने सीडीएम मतलब सिविल डिसओबिएडेंट मूवमेंट का नेतृत्व किया। और सबसे मेन क्या होता है कि 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब बम्बई से धरसाना का जो होता है आंदोलन होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो वहाँ से नेतृत्व करती हैं सरोजनी नायडू तथा गांधी जी के पुत्र मणिलाल। तो आप देखते हैं कि धरसाना का नेतृत्व किसने किया? कैसे याद रखें? सरोजनी। आप देखो, साना सरोजनी एक साथ सिमिलर हो रहा है। अब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो उनके पुत्र आ गए। उनके पुत्र कौन थे भाई? उनके पुत्र मैंने बताया कि उनके 4 पुत्र थे, पहले आपको वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो उसमें से मणिलाल और सरोजनी जी इसका नेतृत्व करती हैं और उनके साथ हजारों लोग मुंबई के धरसाना कारखाना पर पहुँचते हैं, जहाँ के दमन का वर्णन अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया। वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे अंग्रेजी फ़ौज पहले से ही डट गई थी और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं वो लोग उसे बेरहमी से पीटते हैं। जितनी थे आंदोलन करता थे वो मार खाते, इतना मार खाते जब तक कि वो गिर न जाते। वो गिर जाते, फिर सरोजनी नायडू अपने साथ कई औरतों को लेके गई थी। जैसे वो गिर जाते वैसे फिर दूसरा सामने जाता, वो गिर जाता फिर तीसरा जाता। तो इसका वर्णन किसने किया था? वेब मिलर ने। आपने देखा कि सीडीएम बहुत ही लोकप्रिय आंदोलन हुआ, इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी आता है कि गांधी जी के किस आंदोलन में महिलाओं ने सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी की? तो आप याद रखो कि जितनी महिला होती हैं मैक्सिमम खाना तो सभी बनाती हैं। तो किचन में उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी सामान क्या होता है? खाना बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है भाई? मसाला नहीं रहेगा, तेल नहीं रहेगा, सब चलेगा, लेकिन नमक नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप बिना खाने में स्वाद तभी आएगा जब नमक होगा। तो आप इससे याद रख सकते हो कि महिलाओं की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट नमक की थी। तो जब दांडी मार्च से ही सीडीएम शुरू हुआ था, तो सीडीएम आप समझ रहे हो ना, मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही कह रही हूँ, तो इसे शॉर्टकट में बोल रही हूँ, आप इसे समझ जाइएगा। तो इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और महिलाओं की सेना को उसमें मंजरी सेना कहा गया और लड़कों की सेना को वानर सेना कहा गया। तो जब इरविन ने देखा कि सीडीएम को प्रसार को देखा कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ही विस्तृत होता जा रहा है, पूरे देश में फैलता जा रहा है, कोने कोने में फैलता जा रहा है, तो इरविन ने समझौतावादी रुख अपनाया और 3 गोल में सम्मेलन रखा। जिसमें से हुआ क्या कि पहले में गांधी जी और कांग्रेस गए ही नहीं। अब रखा गया था कांग्रेस के लिए, कांग्रेस गई नहीं, तो बिना दूल्हे के बाराती क्या, पहला असफल हो गया। तो गांधी जी को मनाया गया बात करने के लिए। अब भाई इरविन तो चाहता था गांधी जी से ही बात करना, क्योंकि देख रहा था कि जितने आंदोलन हो रहे हैं उसमें सबसे मुख्य कोई दिख रहा है तो गांधी जी दिख रहे हैं। तो गांधी जी को जेल से जनवरी 1931 को छोड़ दिया गया और जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने गांधी जी को इरविन से समझौता करने के लिए मनाया, तो गांधी जी राजी हो गए। तो फिर आप देखते हो कि गांधी इरविन समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। तो कब होता है? 5 मार्च 1931 को। अब आप देखिए कि 1931 को सेकेंड गोल में सम्मेलन भी होगा और उसके पहले क्या होता है? गांधी इरविन पैक्ट होता है। कब होता है?
5 मार्च को। तो उसमें गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से कुछ शर्तें रखी थी, जो शर्तें थी कि हिंसा के कैदियों को छोड़कर, वही जो 11 मांगे थी उनमें से कुछ मांगे यहाँ भी रखी, कि हिंसा के कैदियों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए और भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का आदेश दिया जाए। तीसरा क्या था, भारतीयों को शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के आगे धरना देने का अधिकार दिया जाए। चौथा था कि आंदोलन में जिन्होंने त्यागपत्र दिया है उन्हें फिर से बहाल किया जाए। और पांचवा था कि आंदोलन के दौरान जिनकी भी संपत्तियां जब्त की गई उन्हें वापस की जाएं। ठीक, ये गांधी जी का था। ये ऐसा पहला समझौता हो रहा था जिसमें दोनों तरफ की बराबर की मांगे थी। नहीं, पहले तो इंडियन की बातें सुनी ही नहीं जाती थी। तो फिर इरविन की शर्तें थी जिसे कांग्रेस ने स्वीकार की कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए, बंद नहीं किया जाए, पोस्टपोन किया जाए, स्थगित किया जाए। दूसरा था कांग्रेस सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। अब उनका मेन मोटिव यही था कि कांग्रेस की तरफ से गांधी जी आए, तो इसके लिए वो एग्री करते हैं गांधी जी को। तीसरा था ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी कांग्रेस। और चौथा था गांधी जी पुलिस की जातियों की जो मांग कर रहे थे उसे वो छोड़ देंगे। उन्होंने, आपने देखा कि 11 जो मांगे की थी अपनी 11 सूत्री मांगों में, उन्होंने सीआईडी को सुधारने की मांग की थी। तो इरविन ने कहा कि इन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर होता क्या है कि गांधी जी ने जो मांगे रखी उसमें उन्होंने कहा था कि हिंसा के जो कैदी हैं उन्हें छोड़कर, तो 29 मार्च 1931 में कराची अधिवेशन होता है और जिसका अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहाँ पे जब गांधी जी जाते हैं तो उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं। क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। तो इसके लिए गांधी जी ने कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए लोग दुखी थे। भाई, देश के लिए आप काम कर रहे हो। गांधी जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी हिंसा को प्रमोट नहीं किया, लेकिन उनका अपना भाई नीति अलग था, उनका आंदोलन करने का तरीका अलग था, अहिंसात्मक होता था, इसलिए उन्होंने उनके लिए प्रयास नहीं किया। लेकिन लोगों के लिए सिंपैथी तो उनके लिए भी थी, क्योंकि वो भी तो देश के लिए ही शहीद हो गए। तो उन लोगों को बुरा लगा कि गांधी जी ने सबकी बात की, इनके लिए क्यों नहीं बात की। तो हम कैसे याद रखें कि 23 मार्च को ही इन सबको फांसी दी गई थी। 23 मार्च को आप देखिए, पहले आप देखिए कि मार्च में ही हुआ था गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च को। अब 23 मार्च किसे 3 लोगों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो 23 मार्च हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 2 लोगों के बीच पैक्ट हुआ, गांधी और इरविन, और 3 लोगों को फांसी दी गई। तो 2-3 मार्च हम याद कर सकते हैं। 1931 ऐसे याद रख सकते हैं कि 1931 में ही गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो इन 3 लोगों को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। तो गांधी जी को जब काले झंडे दिखाए गए तब गांधी जी ने कहा, अब गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। आप गांधी को मार सकते हैं लेकिन गांधी के विचारों को आप नहीं मार सकते हैं। आप देखते हैं कि अभी भी गांधी के विचारों पर जो लोग चलते हैं उन्हें आज भी पुरस्कार से नवाजा जाता है, क्योंकि गांधी के पद चिन्हों पर चलना आसान नहीं है। तो फिर अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हुआ 7 सितंबर 1931। अब इन लोगों को फांसी हो गई, मार्च का महीना ख़त्म। अब होता है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 7 सितंबर को 1931 से चला था दिसंबर 1931 तक। अब ये स्थान कहाँ पे था? लंदन में जेम्स पैलेस। अब हम जेम्स पैलेस कैसे याद करें? गांधी जी लंदन गए, जेम्स पैलेस में जम गए। याद करने का तरीका कि गांधी जी जेम्स पैलेस में जम गए। और गए किससे थे? अब गांधी जी के लिए जहाज़ अरेंज किया गया, SS राजपूताना से गए थे। हाँ, गांधी जी किस जहाज़ से गए थे? SS राजपूताना से। और रुके किस हॉल में थे? किंग्सवे हॉल में रुके थे। अब इसे कैसे याद करें? अब भाई, गांधी जी के लिए ही तीनों गोल में सम्मेलन कांग्रेस के लिए रखी गई थी, तो गांधी जी किंग ही तो थे, तो किंग्सवे हॉल में रुके थे। ऐसे हम याद कर सकते हैं कि गांधी जी किंग थे और किंग्सवे हॉल में रुके थे। वहाँ पे गए, बातें हुई, लेकिन ये सेकेंड गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। और गांधी जब असफल हुआ तो गांधी जी ने कहा कि मैं खाली हाथ तो आ रहा हूँ, पर देश की शान पर बट्टा नहीं लगने दिया। मैं आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन बताऊंगी, जब कांग्रेस का अधिवेशन बताऊंगी, वो सब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो एक जन ऐसे थे जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। उन्होंने मैकडोनाल्ड को मना लिया कि हमें अलग निर्वाचन मंडल चाहिए, जैसे मुस्लिमों के लिए बना था, सिखों के लिए बना था, तो उनका कहना था दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन मंडल चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भारत में किसी के ऊपर ज्यादतियाँ हुई हैं तो केवल दलितों के ऊपर हुई हैं, तो इसके लिए इन्हें अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी। तो गांधी जी जेल में थे और 1932 में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी शुरू कर देते हैं। और इसे कमज़ोर करने के लिए करती क्या है ब्रिटिश सरकार कि 16 अगस्त 1932 में ही पूना समझौता, या पूना समझौता को देखिए कहते क्या क्या है, इसे पूना समझौता कहते हैं, सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं, कम्युनल अवार्ड कहते हैं, कि घोषणा करते हैं कि 1932 में ये नियम बना दिया जाएगा कि कम्युनल अवार्ड के तहत यही होगा कि पृथक निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया जारी की जाएगी और इन सब के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाएगा। तो गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल में ही वो आमरण अनशन पर बैठ गए, बोले कि मैं इसे होने ही नहीं दूंगा, अगर ये हुआ तो मैं जब तक मर नहीं जाऊं तब तक मैं अनशन करूंगा। तो अंबेडकर जी को बहुत मनाया गया। राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और गोपालाचारी आदि के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर जी में 24 सितंबर 1932 में समझौता होता है। अब आप इसे कैसे याद रखो कि दो लोगों में समझौता होता है, तो 24 सितंबर हम कैसे याद रखें कि दो लोगों में किस में समझौता होता है, गांधी जी और अंबेडकर में, और चार लोग मिलके मनाते हैं, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, इसमें से एक कोई और ले लो आप, चार लोग मिलके मनाते हैं 24 सितंबर। 1932 में समझौता होता है। 32 में जब समझौता होता है तो 1932 हम कैसे याद रखें कि जब 1932 में समझौता होता है तो लोग इतने खुश हो गए कि अपनी बत्ती सीधी खाने लगे, हाँ, कि चलो एक निर्वाचन मंडल तो अलग हुआ। अब भाई अंग्रेज़ों का रूल ही था कि बांटो और राज्य करो। वो तो चाहते थे कि भारत को इतने टुकड़ों में बांट दिया जाए कि भारत कभी एक हो ही ना सके, और गांधी जी ऐसा कभी नहीं चाहते थे। तो गांधी जी के इस प्रयास से निष्कर्ष ये निकला कि पृथक निर्वाचक मंडल की प्रक्रिया जो थी स्थगित हो गए। और फिर हम देखते हैं, आप 1932 का डेट याद करने का तरीका मैंने बताया कि 24 सितंबर 1932 में कैसे याद रखें, दो लोगों में समझौता होता है, दो और चार लोग मिलके मनाते हैं, 24 हो गया। और 1932 कैसे याद रखें कि जब समझौता हो गया तो सब अपनी बत्ती सीधी खाने लगे। तो 1932 में ये हुआ और पृथक निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया को स्थगित किया गया। और फिर 1932 में हरिजन संघ की स्थापना करते हैं गांधी जी। 1932, अब इसे भी इसी तरीके से आप याद कर लो कि हरिजन लोग 1932 में जब संघ की उनकी स्थापना हो जाती है तो खुश होकर अपनी बत्ती सी दिखाने लगते हैं। तो इस तरीके से आप डेट याद कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे आपको नेक्स्ट आंदोलन के साथ, गांधी जी के 1942-40 देखेंगे कि गांधी जी ने कैसे भारत छोड़ो मूवमेंट चलाया था, उन्होंने क्या क्या किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।